मेरा नाम आरोही है। यह कहानी मेरी बेटी दीप्ति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती थी। फिर मुझसे छुपा छुपा कर पुराने चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं सर से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही विनती निकलती थी, हे भगवान, ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और मेरा बेटा शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। मानो जैसे मैं बेटी नहीं, उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरे माँ बाप की खुशी नहीं देख पाई थी, और मेरे पिता, उनको तो बेटी की बहुत चाह थी, बेटे होने की बहुत चाह थी, इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। इस इसी वजह से मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। हर वक्त मुझे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी फिर जल्दी करवा दी थी। मेरे पिता सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वह भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम न था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे मेरे माँ बाप के पास घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वह मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल में मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के पास उनके घर आ गई। मेरे बाप ही मुझे बोझ ही समझते थे। अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे ही थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उनका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अविनाश था और मेरी बेटी का नाम दीप्ति था। हम दोनों साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते दीप्ति 16 साल की हो गई और अविनाश 15 साल का। जब अविनाश के पिता का देहांत हो गया, वह भी इस दुनिया से चले गए, मतलब मेरे दूसरे पति। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। तरह तरह बीमारियों से उन्हें घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन हम सब सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई तो मेरा दिल बैठ गया। बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा यह आवाज़ तो अविनाश के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी। मैं वहां जाकर देखा तो देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अविनाश तो नहीं छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई तो मैं जाकर देखा तो अविनाश वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैं इस वर्ष से धन्यवाद ईश्वर से करी तो यह तो अच्छा हुआ कि अविनाश को कोई चोट नहीं आई। अगर
उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुँह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे छत को दोबारा ढलवा सकें। कमरे को तो कबाड़ी ही बन गई थी, सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल लिया करती थी। कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर सो भी नहीं सकते थे। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी, 2 लोग भी बड़ी मुश्किल से सो पाते थे। अब हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे, मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में तो दुकान भी, और मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवाए थे। ये 3 दोनों लोग के हिसाब से कमरे ठीक-ठाक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुज़ारा तो करना था। एक दिन मेरा बेटा-बेटी कमरे में सोया तो सुबह-सुबह ऐसा हुआ, मैं चकित रह गई। अविनाश तो सवेरे उठकर नाश्ता करने बैठ गया था, जबकि दीप्ति अभी तक सो रही थी। वह इतनी देर तक कभी नहीं सोती, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही है। उसकी आदत थी, वह सुबह जल्दी उठ जाती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी, उठ नहीं रही है। थोड़ी देर बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैं फ़ौरन ही अविनाश को बोली कि पास में ही एक डॉक्टर को घर बुला कर लाओ। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा यह बेहोश हो गई। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाया करो, बस आराम ही करवाया करो, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाए, ठीक है हो जाएगी। बस दीप्ति को होश आया, मैं उसके पास गई और मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। वह कहने लगी, बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता के लेकर आई तो मैं जाकर देखा तो वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैं बाहर जाकर देखी तो वह इस चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तो वह चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर चिल्लाई और कहा, यहाँ से उठकर अपने कमरे में और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं, मुझे यह चादर ज़रूरी धोना है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही चादर है। मैंने कहा कि अचानक यह चादर धोने का भूत तुम्हारे सर में सवार क्यों हो गया? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने बैठ गई। छोड़ दो, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी। उठो यहाँ से। मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसका नाश्ता किया। उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर बाद वह सो गई और अविनाश भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती घर वाली दुकान में तो खुद चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादा बच्चे ही आते थे। किसी दिन से गुजर बसर होता था कि उसे दिन अविनाश मुझसे कहा कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और दीप्ति ने भी पहले ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैं भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद कर रही थी। दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे अब पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को यह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था और मैंने भी अविनाश को भी अपना ही बेटा समझा था। वह मेरा सौतेला बेटा, उसने मुझे कभी अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह उसे घर में अकेला ही मर्द था। वह हमारी इकलौती ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाते कमाने। अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे अपनी पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छे से मिल पाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह-सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि हैरान रह गई। दीप्ति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैं डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात फिर से कही, आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने कहा कि दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई भी काम नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोर हो गई। आप इस पर बात की सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी को जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है।
डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब दीप्ति का होश आया तो मैं उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उस कमरे में दोबारा गई तो मैं देखकर हैरान रह गई कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बेड की चादर खुद धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से ही देख रही थी क्योंकि जो कुछ भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं। बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर दी। यह सब क्या हो रहा था? वह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू कर दिया था तभी से वह ऐसा कर रही थी। वह बेहोश भी तभी से हो रही थी। अविनाश उसके लिए था सौतेला ही भाई, लेकिन बचपन से ही दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। उन दोनों में से कोई सगा भाई बहनों जैसे मोहब्बत ही नहीं थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं तो रोती और सोचती रहती थी, यह सब क्या हो रहा? एक औरत कमज़ोर होती है तब जब बच्चे पैदा करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, लेकिन जवान लड़कियां यूँ बेहोश होने लगना तो यह कोई नॉर्मल बात नहीं है। दूसरे दिन ही चादर धोकर छत पर सुखाने के लिए आसपास उसके देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं, रसोई की खिड़की से मैं यह सब देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मैंने उसको देख लिया रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? मैं फिर बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया था कि मुझ पर कोई पता न चले कि नीचे वाली चादर है या नहीं। मुझे नहीं पता था मैं उसको नष्ट करवाया और दूसरी दुकान की अच्छी तरह से चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही गोलियां टोलियां लेने आते थे। 510 रुपए देकर चले जाते थे। इसी तरह से काम नहीं चलने वाला था। बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात बच्चे अच्छी तरह से क्यों बताई जाती? अविनाश को भी नहीं बताया क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अगर वह ऐसे में बात बताई तो वह भी और ज़्यादा परेशान हो जाता, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीज़ खिलाओ, लेकिन घर पर तो दाल रोटी के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अविनाश और दीप्ति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरे बेटे ने कहा कि यह तुमको अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली, इस तरह से तो नहीं चलेगा। अगर तुमने इतनी परेशानी हो रही हो तो फिर यह सब नहीं कर सकती। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे यह सब काम करना है। इसी तरह से मौके बार बार नहीं मिलते। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम पता है ना, तुम्हारी ज़िंदगी के दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्ते की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे थे? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि ये क्या हो गया तुमने? वह घबराई और कहने लगी, अचानक से मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने कहा, क्या मतलब इस बात का? दिल की खराब हो गया? तुम्हारा क्या खा रही हो? तुम ऐसा क्यों? चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर कोई मुझे बात पता चला तो इससे वैसे इस हरकत को जिससे मेरी तुम्हारे माँ बाप की इज्जत दांव पर लग जाए, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा, माँ, आप जिस तरह की बातें कर रहे हो कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आज आपने कोई फ़िल्म देखी है? किसी ने आपसे मेरे खिलाफ़ कान भर दी हैं जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। माँ, ऐसा क्यों करूँगी मैं? मैं आपकी एक चादर को भी भिगा दिया तो क्या चादर गंदा हो गया बस इसीलिए धो दिया? तो आपको कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब, तो दवाई खाने की वजह मेरे पेट में भी खराबी आ गई। अगर मुझे उल्टी आ गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुँह पर थप्पड़ दे मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक अविनाश भी आ गया। उसने कहा कि माँ, आपकी क्या क्या रही हो? आप इस पर क्यों हाथ उठाया? मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया। ऐसे ही मुझे बहुत से पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से बात को तह तक नहीं पहुँची थी। जिस दिन मुझे पता चला तुम दोनों के बारे में, उस दिन ही देखना मैं तुम पर खुद ही पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलते जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। इस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था और मुझे तो
मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएँगे। अब जब कमरे के करीब गई तो वह न सिर्फ़ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मेरी बेटी कहने लगी हाँ, खुशकिस्मत हूँ, लेकिन अभी चल फिर जब मेरी तबीयत ख़राब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोल रहा बस कुछ दिन और कर लेते हैं फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझे रहा नहीं गया, कमरे के दरवाजे खोलने की कोशिश की तो वह हैरान गई। उन्होंने दरवाज़ा को अंदर से बंद क्यों किया था? आज ये क्या वजह है दरवाज़ा बंद करने की? वैसे भी आज मौसम बदल रहा, उनका दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए। मैंने दरवाजे पर बार-बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस वजह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया और उसके बाद जब कमरे में देखा तो उसके अलावा कमरे में कोई नहीं था और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद में जागे। मैंने कहा कि इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला है? कहने लगे हम तो सो रहे थे माँ। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलो, तुम दोनों ही जाग रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं माँ, इस समय जागेंगे क्यों, बात क्यों करेंगे? हमारा कौन कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और हम जाएंगे, हम सो जाएंगे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे इन बातों को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद में अभी-अभी जागी हूँ। उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई न कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। यह देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नीले निशान का रंग था। यह तो जख्म के निशान समझ नहीं आ रहे थे कि वह क्या लगा रही था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उम, छुरी लग गई थी, छुरी की उँगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी को कई न बात ऐसी थी जो मुझे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती तो कभी उसके शरीर पर अजीब-अजीब तरीके के निशान होते और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था वैसे सोच रही थी। नहीं चाहती थी मेरी गलती, मैंने अपने आज दोनों बच्चों को क्यों एक साथ मुझे नहीं लिटाना चाहिए था। मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना है। जवाब लड़का-लड़की मुझे एक साथ नहीं कमरे में सुनाना चाहिए था। गलती तो मेरी ही, मुझ पर इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए था। अविनाश तो दीप्ति का सौतेला भाई, सौतेला तो फिर कैसे सौतेला भाई-बहन को एक साथ ही एक कमरे में सुला रही थी। यह मेरी गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे परेशानियाँ तो पैदा ही होंगी। अच्छे बुरे बातों को ध्यान में हमें रखना ही होता है। बच्चों तो नादान होते हैं, नादानी में ही बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। जैसे-जैसे विचार दिमाग में आ रहे थे, अगर यह सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैं अपने बच्चों, बेटे और बेटी को नज़र नहीं रख रही थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कई चीज़ लाकर दे रहा था। अब मैं छुपाकर उसकी बातें सुनने लगी। वह कहने लगा कि यह दवाई है तुम्हारी इस परेशानी के लिए, यह दवाई ले लो। फिर सब ठीक हो जाए। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वह गोलियाँ दे दी। परेशान हो गई कि यह किस चीज़ की गोलियाँ हैं। उसको दे रहा था, आगे राशि का क्या बात है। जो परेशानियाँ दोनों हल करना चाहते थे और उसके बारे में मुझे नहीं पता था और यह दवाइयाँ कुछ अजीब-सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने वह दवाइयाँ फ़ौरन उस कपड़े की ओर अपने दुपट्टे के पल्लू में छिपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक मेरी बेटी वाक़ई में बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी यह गोलियाँ ख़त्म हो गई थीं और एक दिन फिर से बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी की नींद से खींच ली और उसको तरीके से तह कर दिया। अपने कमरे में ले गए। मुझे खोलकर देखना था कि वह इस पर क्या लगा होता है जिसकी वजह से यह मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख़्याल नहीं करती थी। जब मैं चादर को खोलकर देखी तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैं ध्यान से देखी तो उस पे देखकर हैरान रह गई कि उस पे चादर पर सफ़ेद-सफ़ेद बाल थे। बाल परी चादर में भरे कैसे? मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि वह बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, छोटे-छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी। सोचती रह गई कि सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटे और बेटी की हरकतों से नज़र रखी थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती थी। जब तक बेटी
यह पता चल गया कि चादर मैंने देख ली तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ उस चादर कहाँ है, वहाँ तो धोकर डाल दिया है, यह कह दो मेरे पास जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि अब मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, उस चादर पे जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो, यह सब क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? इतने दिनों में तुम बहुत परेशान हो गई हो, मेरे दिमाग में बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठी और फिर मेरी बेटी ने मुझे बात ऐसी बताई, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर में हालत अच्छे नहीं चल रहे थे, घर की दुकान भी चल नहीं रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाएँ। फिर भैया के एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही नकली किस्म की बिल्ली बच्चे रखे हुए थे जो 3-4 की तादाद से, लेकिन उसको सँभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें उस बच्चों को सँभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया का पूरा दिन वहीं होता था, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते और उनको सँभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए, जिनको मैं सुबह धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और आपको यह सब बताना भी नहीं चाहते थे। यह सब आप काम कर रहे थे और मुझे बाद में पता चला कि मुझे इस बिल्ली के बच्चों से एलर्जी होती है। इसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वह इस चीज़ की थी ताकि मुझे मेरी एलर्जी कम हो जाए। भैया का दोस्त बहुत अमीर और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसा भी दे रहा था। वह हमें एक दिन की 1000 देता था और आज उन बच्चों को हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि वह उन्हें दूसरे शहर ले जाकर गया और अपने इन पैसों के लिए हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आज पालतू जानवर पसंद नहीं है आपको, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई, लेकिन आपने तो इतना बढ़ा-चढ़ाकर बारे में क्या सोच लिया? हम इतना सब कुछ आपके बारे में जो बातें हमारे दिल की तरह-तरह जाग रही थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ़ हमारे बारे में सोचा, जबकि देखा जाए तो वह क्यों आपका लगता है, कुछ लगता है क्या? उसके पिता भी तो इस दुनिया से जा चुके हैं और उसके लिए रिश्तेदार भी तो हैं, उसके सबसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वह उसके साथ भी जाकर भी तो रह सकता था, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है, कभी उसके मुझे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता है, रात को मैं उसकी मदद करती हूँ। वह कहता है कि वह रात में हम सब कुछ कर लेगा, तो वह बेचारा मेहनत करता है, इसलिए मैं उसको रात कहा तुम आराम कर लो, किया करो, बच्चों को तो मैं देख लूँगी, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या-क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना अच्छे हैं। इनकी गलत ही बातें इनके बारे में सोचने जितने मुझे सोने भी नहीं चाहिए थे। यह बात अविनाश को नहीं बताई, दीप्ति को उससे कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया, क्योंकि अब यह काम वैसे भी ख़त्म हो गया है और मैं उसकी नज़रों में और भी ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अविनाश ने उस कमरे की छत भी डलवा दिया और सब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे-धीरे हमने बहुत मेहनत की और बेटी ने घर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे घर की हालत बेहतर होने लगी थी। धीरे-धीरे हम इतने मेहनत करने लगे, घर में कोई तंगी नहीं थी। मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बड़ा किया गया था, लेकिन अच्छा यह किया गया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वो मेरे अपने थे या पराए आए थे। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती और इस बात को समझने की मुझे उनकी मेहनत के दिन है। पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि उसके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं कुछ खास नहीं कर सकती थी। इस बात पर उसको एहसास था। किया हुआ ही बहुत ही इस बात का ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरे आप
चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जो नया वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।